हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पीडीएफ में 600 क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम के दृष्टि से कहीं ना कहीं पूछा गया है या पूछा जाता है उसी को इसमें टाइपिंग कराया गया है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे तथा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। यह वीडियो का मतलब पीडीएफ जो है आपको कैसे मिलेगा ये वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। चलिए, 1 नंबर में क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लय मार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। ज्यादातर के लय मार्क से ही आता है, जो ऑप्शनल जो हो रहा है उसमें, लेकिन इसमें डिटेल में जो भी है आपके सामने रखा गया है। 2 नंबर में देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ये जो है जीन बैप्टिस्ट डी लय मार्क ने। देखिए, यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी 1999 में यह क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इस ऑप्शन में आता है कि जीन ने। ठीक है, लेकिन इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि जीन बैप्टिस्ट डी लय मार्क ने। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि जीव अथवा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन जो है 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि जीव विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो ये जो है इसको अरस्तु को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर में देखिए कि अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थॉमस एल्वा एडिसन को। ठीक है, तो देखिए जितने भी जनक वाला है, पिता वाला क्वेश्चन है, मैंने ऊपर टाइपिंग किया है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं तो वो जो है कंफ्यूज कर जाता है। एक साथ रहेगा तो लगभग 50-100 के बाद जो है जो जनरल क्वेश्चन है इधर जो है जनक वगैरह जितने भी हैं और किस में क्या अध्ययन किया जाता है उसका क्वेश्चन जो है इसमें आपको मिलेगा। आगे वही क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में पूछा गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर हम चलते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए यह जो है, चाहे वो रेलवे का हो, पुलिस हो या एसएससी हो, बैंकिंग हो, जिसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से, उस सभी के लिए जो है यह पीडीएफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए 6 नंबर में, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि औषधि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर कि औषधि विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, हिप्पोक्रेटस को जो है औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर में देखिए लिखा है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक जो है क्या है? तो ये है प्राकृतिक वरण। ठीक है, अर्थात नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन जो है विकास का प्रथम कारक होता है। ठीक है, 9 नंबर में देखिए, वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर कि किस जीव की उत्पत्ति जो है पृथ्वी पर जो है सबसे पहले मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल को। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले पानी था और पानी में जो है सबसे पहले शैवाल ही उगता है। ठीक है ना, इसीलिए वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नीली जो है हरित शैवाल को माना जाता है। ठीक है, 10 नंबर में देखिए कि शीत ऋतु में पशुओं को प्रस्तुति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन। क्या कहते हैं उसे? हाइबरनेशन। यानी शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो
फाइबर नेशन उसे कहा जाता है। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित मतलब होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इस पर मैं बीएम लिख देता हूँ, बोर्ड मॉडल। बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पत्ति होता है, तो अंगूर। यह क्वेश्चन बार बार आप एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, देते हैं, आप खुद ही पता चला होगा यह आंसर सुन करके। बीटी कल्चर जो है किसका उत्पाद होता है, तो अंगूर का। यह बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, 12 नंबर में है कि तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, ये भी देखिए जो भी क्वेश्चन है सब के सब मतलब इंपॉर्टेंट है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो लेपिडो पेट्रोलॉजी। ठीक है, लेपिडो पेट्रोलॉजी इसको कहा जाता है, तितलियों का अध्ययन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो पिंडोलॉजी। ठीक है, पिंडोलॉजी कहलाता है मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, 13 नंबर में। 14 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। 14 नंबर में कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। जितने भी अध्ययन वाला है यह क्वेश्चन ऊपर टाइपिंग किया गया। देखिए ये पूछा जो है एसएससी 2016 एंड 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटमोलॉजी। ठीक है, एंटमोलॉजी। 15 नंबर में देखिए भिन्न भिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंथ्रोनोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है, एंथ्रोनोलॉजी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर में क्या है कि अस्थियों या हड्डियों के अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, या किस शाखा के अंतर्गत जो है हड्डियां अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। 17 नंबर में देखिए कि हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स जो है का संबंध किससे है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन से। ठीक है, मृदा विहीन पादप संवर्धन से जो है हाइड्रोपोनिक्स का संबंध है। ठीक है, सब्जी का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में मतलब किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है या किसमें किया जाता है सब्जी का अध्ययन, तो ओरिकल्चर में। किसमें, ओरिकल्चर में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो आप लोग कॉपी कलम ले करके बैठे और सारे क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को रोक रोक करके इसको जो है नोट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि यह क्वेश्चन जो है छांट छांट करके इसमें टाइप कराया गया है, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी बुक पढ़ते हैं तो पूरा ही समुंदर होता है, लेकिन उसी समुंदर में से यह चुन चुन करके निकाला गया है। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी कहा जाता है। 20 नंबर में देखिए सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें डैश का अध्ययन किया जाता है। किसमें, किसका अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर में, तो यह जो है वनों के विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सिल्वीकल्चर में जो है सिल्वीकल्चर वनस्पति जो विज्ञान है वो उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो वनों के विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर में। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार रिपीट होता है। देखिए एसएससी 2015 एवं एनटीपीसी 2016 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में कि जीव और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। जीव एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित। देखिए जीव जंतु हमारे पृथ्वी पर है और वातावरण जो है वो दोनों में अंतर का जो अभिक्रिया से संबंधित जो जीव विज्ञान है वह शाखा क्या कहलाता है, तो परिस्थितिकी, परिस्थितिकी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में कि काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन क्या
कहलाता है जो नम एवं आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। काई मतलब जो काई की जो होता है, काई बहुत पतला होता है जो जमीन पर या फर्श पर जो कहीं लग जाते हैं, आप खुद देखे होइएगा। तो वो कह रहा है कि प्राचीन पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है जो नम एवं आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। ठीक है, तो वो होता है ब्रायोलॉजी, उसको कहते हैं ब्रायोलॉजी। ठीक है, जिसमें काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़िए 24 नंबर क्वेश्चन में कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर। देखिए ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, टिश्यू कल्चर वाला। ठीक है ना, कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर कहलाती है। 25 नंबर में देखिए लिखा है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 26 नंबर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ठीक है, 27 नंबर में देखिए साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका का, अर्थात सेल का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को बीच इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए 28 नंबर में मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आरआरबी 2004 में पूछा है। ठीक है, तो इक्तियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्तियोलॉजी, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्तियोलॉजी कहलाता है। 29 नंबर में लिखिए, देखिए कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? तो झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस नंबर में देखिए क्या लिखा है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ जो है दिलाया जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जो डॉक्टरी लोग पढ़ते हैं चिकित्सा शास्त्र में, तो क्या चीज का उनको शपथ दिलाया जाता है? तो हिपोक्रेटस, हिपोक्रेटस की उन लोगों को जो है शपथ दिलाया जाता है। 31 नंबर में देखिए कि वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन रिपीट होता है, वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक। ठीक है, तो ये है कैरोलस लिनियस को जो है वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर में देखिए सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लुई पाश्चर को। ठीक है ना, सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव होता है बहुत छोटे छोटे माइक्रोबायोलॉजिस्ट को कहा जाता है। तो उसमें जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान के मतलब अध्ययन किसको जो है जनक किसे कहा जाता है? तो लुई पाश्चर को जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। 33 नंबर में देखिए जीवाणु, जीवाणु विज्ञान का जनक। देखिए वहां पर है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, यहाँ पर है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट कोच को। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का लुई पाश्चर, जीवाणु विज्ञान का अगर आ जाए तो रॉबर्ट कोच। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो है एक ही जैसा लगभग है, कंफ्यूज होता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक जगह टाइपिंग कराया गया है आप लोग की सावधानी के लिए। ठीक है, 34 नंबर में देखिए कि प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को। किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए कोई भी क्वेश्चन जब हमारे सामने आ रहा है तो लगा है कि यहाँ क्वेश्चन ये पूछा था, वहां पूछा था, सभी क्वेश्चन को चुना गया है। तो इनको रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, 36 नंबर में देखिए कि कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटन डी बेरी को कहा जाता है। एंटन डी बेरी को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। 37 नंबर में देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। ठीक है, थियोफ्रेटस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, एकदम मेहनत करके पढ़ाई कीजिए और आपकी पारी जो भी कंपटीशन आपके सामने है फाइट कीजिए। ठीक है, क्योंकि समय जो है
सबके लिए बहुत ही कम होता है, जितना जल्दी फाइट कीजिएगा आपको फायदा होगा, ठीक है। 38 नंबर में देखिए, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? देखिए, आधुनिक है यहाँ पर, आधुनिक, मॉडर्न, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक जो है किसको कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोलस लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए अनुवांशिकी वाला 3-4 क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन को एक जगह टाइप कराया गया है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए 39 नंबर में कि अनुवांशिकी, केवल देखिए केवल वानुवंशिकी आ जाए, वानुवंशिकी, तो उसका जनक जो है किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन में केवल मेंडल रहता है, ठीक है। अनुवांशिकी के जो है जनक किसे कहा जाता है? केवल अनुवांशिकी आ जाए तो जॉन मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक वांशिकी, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाएगा? जब उसमें आधुनिक मिला देगा तो टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए 41 नंबर में है कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो पाल वर्ग को, पाल वर्ग को कहा जाता है। देखिए अनुवांशिकी वाला तीनों क्वेश्चन जो है एक ही जगह है, ताकि आप कोई किसी भी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। अगर नोट भी करते हैं तो एक जगह नोट हो जाएगा, तो आपको पढ़ने में सावधानी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि शैवाल विज्ञान यानी फाइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम हेनरी हार्वे को कहा जाता है। विलियम हेनरी हार्वे को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। 43 नंबर में देखिए भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक, देखिए जो इसमें लगा है भारतीय, उसमें केवल था शैवाल विज्ञान, इसमें है कि भारतीय शैवाल विज्ञान, यही अंतर है, ठीक है। का जनक किसे कहते हैं? तो M.O.P. अयंगर को कहा जाता है, ठीक है। M.O.P. अयंगर को कहा जाता है, जब उसमें भारतीय लग जाए, ठीक है। भारतीय हट जाए, केवल शैवाल विज्ञान का तो विलियम हेनरी हार्वे ने, ठीक है। 44 नंबर में देखिए कि जीन चिकित्सा का जनक किसे कहते हैं? जीन चिकित्सा का जनक किसे कहते हैं? तो एडर्सन को, एडर्सन को जो है जीन चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, बहुत लोग का यह है कि क्वेश्चन याद नहीं होता है, लॉन्ग मेमोरी में कैसे जाएगा? तो आप लोग जब पढ़ाई करते हैं दिन भर, तो सोते वक्त जो है एक बार रिवीजिंग मार लें, अर्थात जब सोएं किताब कॉपी बॉल बत्ती को ऑफ कर दें, एक बार आंख मूंद करके सो जाइए और दिमाग में एक बार रिवीजिंग कर लीजिए कि मैंने दिन में क्या क्या पढ़ा, कौन सा वीडियो देखा, या ग्रुप में क्या हुआ, या कोचिंग में क्या हुआ, उसको सारे क्वेश्चन को एक बार रिवीजिंग कर लीजिए, ठीक है। उस वक्त जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में चला आएगा, वह क्वेश्चन जो है आपको लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो है दिमाग से जो है जल्दी नहीं मतलब कि उतरेगा, ठीक है ना। तो ये सब है याद करने का तरीका। थोड़ा सा टेंशन तो स्टूडेंट लोगों को होता ही है, ठीक है, उसको थोड़ा दाएं बाएं करके पढ़ाई करना होता है, क्योंकि बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए 45 नंबर में क्या कह रहा है कि रुधिर वर्ग का जनक किसे कहा जाता है? रुधिर वर्ग जो होता है ब्लड ग्रुप, उसके जनक जो है किसको कहा जाता है? तो कार्ल लैंडर एस्टीनर को, लैंड एस्टीनर को, कार्ल लैंड एस्टीनर को कहा जाता है, ठीक है। 46 नंबर में देखिए जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैक क्लिंटॉक ने किया था जंपिंग जीन की, ठीक है। 47 में देखिए सूक्ष्मदर्शिकी का जनक किसे कहा जाता है? थोड़ा इसको ऊपर बढ़ा लीजिए, तो एंटनी ल्यूमेन हक को कहा जाता है। एंटनी ल्यूमेन हक को सूक्ष्मदर्शिकी का जनक कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शिकी का जनक जो है ल्यूमेन हक को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि भारतीय पूरा वनस्पतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पूरा वनस्पतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो बीरबल साहनी को। इसमें भारतीय लगा हुआ है, ठीक है। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो बीरबल साहनी को। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, पूछा जाता है। 49 नंबर में देखिए स्तनधारियों के अध्ययन विज्ञान कि किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? स्तनधारी का अध्ययन जो है किस विज्ञान के मतलब शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मैमोलॉजी के अंतर्गत जो है स्तनधारियों का अध्ययन विज्ञान जो है
स्तनधारियों का मतलब अध्ययन किया जाता है मैमोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 अर्थात 50 में क्या करें कि उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। देखिए ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उभयचर के वाला क्वेश्चन जो है सरीसृप वाला ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जो है इसमें उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 51 नंबर में देखिए अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो एंड्रोकोलॉजी एंड्रोक्राइनोलॉजी जो है एंडोक्राइनोलॉजी जो है अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ये है एम्ब्रायोलॉजी में। एम्ब्रायोलॉजी में जो है भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो एम्ब्रायोलॉजी में। ठीक है, 53 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। 53 नंबर क्वेश्चन। 54 में देखिए जीव जातियों के नामांकन एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो टैक्सोनॉमी। क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। जीव जातियों के नामांकन एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर में कि रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का क्या मतलब अध्ययन क्या कहलाता है, तब हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, 56 नंबर में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। बहुत लोग जो है सूर्य के प्रकाश से जो है इलाज करते हैं, तो वह जो है उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हीलियोथेरेपी। क्या कहते हैं, हीलियोथेरेपी कहते हैं। जो सूर्य के प्रभाव से जो चिकित्सा इलाज किया जाता है उसको हीलियोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन। 57 में क्या लिखा है कि अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है। अन्य ग्रहों पर, हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस पर जीवन है, ठीक है ना, तो उसी तरह अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन अगर करना है तो वह किसमें कीजिएगा, तो एक्सोबायोलॉजी में। एक्सोबायोलॉजी में जो है अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। इस जीवों को उड़ने की क्षमता होने के बावजूद पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, वह चमगादड़ है जो उड़ता तो है लेकिन पक्षी वर्ग के अंतर्गत उसको नहीं रखा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 59 नंबर में देखिए नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है। कौन सा रचना पाई जाती है, क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स जो है यह रचना पाई जाती है नीली हरित शैवाल जीवाणु तथा कवकों में जो है लवक तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन क्रोमैटोफोर्स जो है यह ऐसी मतलब संरचना जो है उसमें पाया जाता है। 60 नंबर में देखिए किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, तो ये है अनावृत विजी एवं टेरिडोफाइटस में। टेरिडोफाइटस में जो है जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, जाइलम वाहिकाओं का जो है अभाव होता है अनावृत विजी एवं टेरिडोफाइटस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा क्षार है जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, तो एविनिन, ग्वानिन एवं साइटोसिन। साइटोसिन, ग्वानिन एवं एविनिन जो है यह क्षार का नाम है जो डीएनए और आरएनए दोनों में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। 62 नंबर में क्या लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में
कहाँ संपन्न होता है? ठीक है, तो क्रमशः क्रमशः ग्रेना और ट्रास्टोमा, ग्रेना एवं ट्रास्टोमा में जो है यह संपन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में जो है क्या लिखा है, मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त जो है किसके कारण होता है? तो हीमोसियानिक्स के कारण होता है। हीमोसियानिक्स के कारण जो है नीले या हरे रंग का रक्त जो है होता है। ठीक है, 64 नंबर में जीवाणु जीवाणु एवं विषाणु माइकोप्लाज्मा एवं ईस्ट में सबसे छोटा जीव कौन सा है? ठीक है, तो वो जो है माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है। विषाणु, जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर में कि जीवाणुओं को पौधे के रूप में माना जाता है, जीवाणुओं को पौधे के रूप में माना जाता है, इसका मुख्य कारण बताएं। इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसलिए जीवाणुओं को पौधे के रूप में माना जाता है। ठीक है, 66 नंबर में देखिए लिखा है कि एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो कोकस। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो यह जो है कोकस कहलाता है। ठीक है, 67 नंबर में देखिए कि वह जीवाणु जो आकार में सबसे छोटा होता है क्या कहलाता है? तो वो जो है गोलाणु कहलाता है। 67 नंबर में देखिए वह जीवाणु जो आकार में सबसे छोटा होता है क्या कहलाता है? तो गोलाणु उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को रोक करके। जीवाणुओं की साधारण आवृत्ति कैसी होती है? कह रहा है कि जीवाणुओं की साधारण आवृत्ति कैसा होता है? तो क्षण के रूप का जो है जीवाणुओं की साधारण आवृत्ति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जीवाणुविक कोशिकाओं और नीली हरित शैवाल में क्या नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? तो सूत्रकणिका अर्थात माइक्रोकंड्रिया जो है जीवाणु कोशिकाओं और नीलित हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। कोई भी इस क्वेश्चन में, इस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन है उसको साधारण रूप से नहीं देखें। उसको पीडीएफ को आप इसमें जो है व्हाट्सअप नंबर जो है आपको दिखाई दिया होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या रेलवे की किसी भी मतलब कि कोई भी या एग्जाम के लिए, रेलवे, एसएससी जो भी है, जनरल कंपटीशन, सभी के लिए यहाँ पर से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो जीके हो, जीएस हो या करंट अफेयर्स हो, कोई भी मतलब पीडीएफ जो भी है, या ड्राइवर लोग के लिए टेक्निकल हो। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 70 नंबर में कि कवक लाइकेन जीवाणु और हरे शैवाल में से किसमें वास्तविक केंद्रक जो है उपस्थित नहीं होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 70 नंबर, कवक लाइकेन जीवाणु और हरे शैवाल में से बाकी इसमें से किसमें जो है वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता है? ठीक है, तो वो जीवाणु है। जीवाणु में जो है केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, बाकी कवक, लाइकेन और हरे शैवाल में वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन जीवाणु में नहीं होता है। ठीक है, 71 देखिए, वे जीवाणु जो सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है, जो जीवाणु जो है सीधे वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है, क्या कहलाता है? तो वो जो है नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु कहलाता है, जो वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है, उसको क्या कहते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु कहते हैं। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 72 नंबर, अधिक नमक वाला जो अचार होता है उसमें जीवाणु जीवित जो है नहीं रह पाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण यह है कि ये द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। देखते हैं अगर कहीं लाइन का या इलेक्ट्रिक का अर्थिंग भी जहाँ दिया जाता है वहाँ पर नमक
या कोयला वगैरह मिला उला करके डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर द्रव अर्थात पानी की नमी जो है बना रहे, ठीक है। उसी प्रकार अचार में जो है नमक डाला जाता है ताकि यह द्रवीकुंज मतलब बना रहेगा, जिसके कारण जो है उसमें जो भी मतलब जीवाणु होंगे वो मर जाएंगे, ठीक है। 73 नंबर में देखिए, मानव मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मानव के आंत में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो एसरिसिया कोलाई, एसरिसिया कोलाई, एसरिसिया कोलाई, ठीक है ना। इसको भी ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मानव आंत का यह क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 74 नंबर कह रहा है कि भोजन की विषवक्ता किससे उत्पन्न होता है? विषवक्ता जो है, ये जो है क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनियम बोटुलनम से यह होता है, ठीक है। इसके द्वारा जो है विष पैदा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 75 में देखिए, मानव हृदय का कौन सा निलय पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेजता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। मानव हृदय का कौन सा निलय जो है पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी के माध्यम से संपूर्ण शरीर को भेजता है, ठीक है। तो यह है बायां निलय, ठीक है, यह है बायां निलय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर में, आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? वायु में अर्थात उम्र में जो वृद्धि होता है, उसमें जब आपके शरीर में किसी भी चीज में जो परिवर्तन होता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जरा विज्ञान, उसको क्या कहते हैं? जरा विज्ञान, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर में, ठीक है। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? क्वेश्चन है कि अधिकांश जो कीट जो होता है वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वातक तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? वातक तंत्र के द्वारा जो है कीट जो है श्वसन करते हैं। 77 नंबर में देखिए, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार की जीव है? ईस्ट और मशरूम जो है किस प्रकार का जीव है? तो यह एक फफूदी है, ठीक है ना, फफूद है, अर्थात फंगी है। यह क्या है? यह फंगी है, ईस्ट और मशरूम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर में, कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो सेलुलोज। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए 79 नंबर में क्या कर रहा है कि कुनैन, कुनैन जिससे फिकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है, किस बीमारी के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कुनैन का छाल जो है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब कि क्वेश्चन आता है कि किस बीमारी के लिए मतलब उपयोग किया जाता है इसका? तो मलेरिया, मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन जो है, जिससे सिकोना के छाल से मतलब प्राप्त होता है, ठीक है ना, इसे मलेरिया बीमारी का इलाज किया जाता है, ठीक है। 80 नंबर में क्या लिखा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों को सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ठीक है, तो यह है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से जो है पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो है पुष्प, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है 90 971 35 4 90 जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर में क्या लिखा है कि क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मैग्नीशियम, ठीक है ना। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो है मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 82 नंबर में देखिए कुनैन किसका उदाहरण है? कुनैन जो है किसका उदाहरण है? तो आवृत्ति बीजी पादप का उदाहरण है कुनैन, ठीक है ना। आवृत्ति बीजी का पादप का जो है उदाहरण है कुनैन, ठीक है। 83 नंबर में लिखा है कि सेव में पाए जाने वाले लाल रंग का कारण क्या है? तो एंथोसाइनिन, ठीक है। एंथोसाइनिन के कारण जो है सेव जो है लाल हो जाता है। एंथोसाइनिन के कारण जो है सेव लाल लाल दिखाई देता है। और टमाटर किसके कारण जो है लाल दिखाई देता है? तो वो है लाइकोपेन के कारण। टमाटर लाइकोपेन के कारण जो है लाल दिखाई देता है। 85 नंबर में देखिए शहतूत के फल, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरोसिस, सोरोसिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है शहतूत के फल का, ठीक है। 86 नंबर में देखिए नेफेथिस
खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह मेघालय में पाया जाता है। नेफ्थिस खासियाना नेफ्थिस नेफ्थिस खासियाना जो है मेघालय राज्य में जो है पाया जाता है। ठीक है, यह भी जो है क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है, चाहे जैसे याद हो आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको कंपटीशन फाइट करना है। ठीक है, चलिए घटफरनी जिसके पत्ते सुनहरी समान होता है, सुराही समान। देखिए, घटपर्णी जिसके पत्ते सुराही के समान होता है, ठीक है ना, इसके अंतर्गत आते हैं। तो कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। कौन आता है कीटभक्षी पादप के अंतर्गत? घटपर्णी जिसके पत्ते सुराही के समान। घटपर्णी एक जो है पौधा है जिसका पत्ता जो है सुराही के समान होता है। ठीक है ना, तो वह जो है किसके अंतर्गत आता है? तो कीटभक्षी के अंतर्गत आता है। 88 नंबर में देखिए, सबसे बड़ा कशेरुकी जीव कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ा कशेरुकी जो है जीव कौन सा है? तो लोग कोलोसल कोलोसल एस्कीड जो है सबसे बड़ा कशेरुकी जीव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 में कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का ग्रहण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन रनिंग भी है कि कौन सा प्राणी जो है अपने आंत में जल का ग्रहण करता है? यह जो है ऊंट है। ठीक है ना, ऊंट जो है अपने आंत में जो है जल का ग्रहण करके कई दिनों तक मतलब बगैर पानी पिए वो रह सकता है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? ठीक है, चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाता है? तो लिंथोफाइटस कहा जाता है उसको। ठीक है, याद रखिएगा, जो चट्टानों पर उगता है उसको लिंथोफाइटस कहते हैं। ठीक है, 91 में देखिए, जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीव किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो वह है उभयचर। ठीक है ना, आप देखते हैं कि मेढक जो है एक उभयचर प्राणी है, जल एवं थल जो है दोनों में रहता है। ठीक है, उसको हम उभयचर कहते हैं। 92 में देखिए, हल्दी जो है पौधे के किस भाग को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? हल्दी जो खाया जाता है उस पौधा का कौन सा भाग है? तो वो जो है तना है। ठीक है, हल्दी जो है हम लोग जो खाते हैं उसके तना को खाते हैं। ठीक है, आगे देखिए 93 नंबर में कि लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखा होता है? तो कैप्सेसिन के कारण होता है। ठीक है, कैप्सिन के कारण जो है लाल मिर्च जो है तीखा होता है, कैप्सिन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर में, रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, रेशम का कीड़ा जो है अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है मेरे भाई। ठीक है, 95 में देखिए, गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु, गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कैसा होता है? तो सदैव एक समान होता है। ठीक है, गर्म रुधिर वाले या समतापी मतलब समान ताप वाले जंतु के शरीर का तापमान कैसा होता है? तो सदैव एक समान होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 96 नंबर में देखिए कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होता है? एंटीबायोटिक्स जो होता है, जो एंटीबायोटिक जो भी दवाएं या जो भी कुछ होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो जीवाणुओं से। ठीक है, 97 नंबर में देखिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या मतलब कि कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आरआरबी 2004 में यह पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर में, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो जो है जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 99 नंबर में देखिए, वह कौन सा स्तनपायी जीव है जो अंडे देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडा देता है? तो है एकिंडा। क्या है? एकिंडा, उसका नाम है एकिंडा। जो स्तनधारी है वो अंडा देता है। 100 नंबर में देखिए कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका
किसकी होती है? तो शुक्राणु की कोशिका की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है, किसकी होती है, मतलब किसकी कोशिका सबसे छोटी होती है? तो शुक्राणु कोशिका की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने 100 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया है और इस पीडीएफ में जो है आपको लगभग 600 क्वेश्चन जो है 600 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं पीडीएफ के लिए जो है व्हाट्सअप नंबर 9091735490 पर आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें देखिए इसमें जो है आपको 600 क्वेश्चन के आसपास है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग पढ़िए और अच्छे से अच्छे मतलब की तैयारी होगा और आप लोग का रिजल्ट जहाँ तक उम्मीद है कि जरूर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें 604 जो है टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर जो है नीचे लिखे हुए हैं 9091735490, इस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अभी तक अगर वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर हम बनाएं तो आपका पास वो नोटिफिकेशन जरूर चल जाए। ठीक है, चलिए अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय